जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल में एक देश लगभग हर फोन बाहर से मंगवाने की जगह अब लगभग कोई भी फोन बाहर से नहीं मंगवाता। ये कहानी है भारत की, एक कमाल के विकास और बहुत ही मुश्किल चुनौतियों की कहानी, जहां बड़ी बड़ी उम्मीदें और ऑटोमेशन एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से भविष्य तय होगा। चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत इसी एक आंकड़े से करते हैं। 2014 में भारत में बिकने वाले 75% मोबाइल फोन इंपोर्ट होते थे। आज आज ये नंबर 1% से भी कम है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह का आर्थिक भूचाल है। ये दिखाता है कि भारत ने सिर्फ एक दशक में कैसे एक खरीदने वाले देश से एक बनाने वाला देश बनने की छलांग लगाई है। तो सवाल ये है कि ये इतना जबरदस्त बदलाव आखिर हुआ कैसे? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। भारत की वो बड़ी महत्वाकांक्षा, वो सपना जिसने देश को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने की नींव रखी। और इस पूरी सोच के सेंटर में था मेक इंडिया प्रोग्राम। इसका मकसद एकदम साफ था, भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। तो ये किया कैसे गया? इसके 3 मेन पिलर्स थे। सबसे पहले तो ये सोचा गया, हम कंपनियों के लिए यहां काम करना आसान कैसे बनाएं? तो जवाब था नई प्रक्रियाएं। फिर दूसरा सवाल, हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही माहौल कैसे दें? जवाब था नया इंफ्रास्ट्रक्चर। और आखिर में, हम दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं? जवाब था डिफेंस और कंस्ट्रक्शन जैसे नए सेक्टर्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोलकर। और देखिए, इसके नतीजे जमीन पर दिखने भी लगे। देश में बनी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत से लेकर देश में ही बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत तक, ये सिर्फ कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है। नहीं, ये तो नेशनल प्राइड के सिंबल हैं, जो ये साबित करते हैं कि भारत अब सिर्फ चीजें इंपोर्ट नहीं कर रहा है, अब वो इनोवेशन कर रहा है, नई चीजें बना रहा है। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की नहीं है। एक और रेवोल्यूशन बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह बना रहा था, डिजिटल रेवोल्यूशन। एक अनुमान है कि 2026 तक भारत में डिजिटल पेमेंट्स की वैल्यू $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। अब अंदाजा लगाने के लिए ये समझिए कि ये कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। सब कुछ डिजिटल। और इस डिजिटल क्रांति का दिल है यूपीआई। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आज दुनिया में होने वाले हर 100 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में से 46 अकेले भारत के यूपीआई से होते हैं। सोचिए जरा। और ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है। लाखों लोगों को पहली बार डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ने की बात है। एक तरह से भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि फिनटेक कैसे काम करता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ भारत अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी पनप रही थी। एक चैलेंज की कहानी, एक चुनौती जो सामने आ रही थी। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही खड़ा होता है, इस टेक्नोलॉजी की ऊंची छलांग की इंसानी कीमत क्या है? ये जो कंफ्यूजन है ना, ये सबसे साफ दिखता है एआई के मामले में। एक तरफ तो एआई में भारत की जीडीपी में $500 अरब जोड़ने का दम है, लेकिन दूसरी तरफ यही एआई 40% नौकरियों पर खतरा भी बन सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद लाखों भारतीय वर्कर्स को रात में सोने नहीं देता होगा। क्या एआई एक ऐसा टूल होगा जो उन्हें आगे बढ़ाएगा, या एक ऐसी ताकत जो उनकी जगह ही ले लेगी? अब जरा देखिए कि इसका असर कहां कहां पड़ सकता है। बीपीओ सेक्टर, जहां 16 लाख लोग काम करते हैं, वहां एआई चैटबॉट्स ज्यादातर सवालों के जवाब दे सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं। रिटेल में ऑटोमेटेड वेयरहाउस आ रहे हैं, और इन सब नंबर्स के पीछे हैं असली लोग, कॉल सेंटर एजेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, जिनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, ये पूरी समस्या की जड़ को दिखाता है। मतलब 56% कंपनियां एआई टैलेंट हायर करना चाहती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 17% को ही सही लोग मिल पाते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारे सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास एआई से जुड़े स्किल्स हैं। ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसे भरना ही होगा। तो अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रहा है। तो भारत इस दोधारी तलवार से कैसे निपट रहा है? इसका जवाब एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी में है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त पैसा लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश में मैन्युफैक्चरिंग को सुपरचार्ज्ड किया जा रहा है। यह स्ट्रैटेजी बहुत महत्वाकांक्षी है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है पीएम गति शक्ति। इसे ऐसे समझिए कि जैसे देश की नसों और धमनियों को अपग्रेड किया जा रहा हो। रेलवे, सड़कें,
पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये जो 7 इंजन हैं, इनका मकसद है कि सामान और लोग ज़्यादा तेज़ी से और सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें, जिससे पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। एक और बहुत ज़रूरी स्कीम है PLI स्कीम। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये देश की कंपनियों के लिए एक परफॉर्मेंस बोनस है। मतलब आप भारत में जितना ज़्यादा बनाएंगे, सरकार आपको उतना ही ज़्यादा इनाम देगी। ये मेक इन इंडिया को सिर्फ एक स्लोगन से निकालकर एक प्रॉफिटेबल हकीकत बनाने की कोशिश है। लेकिन ये चैलेंज छोटा मोटा नहीं है। एक अंदाज़ा ये कहता है कि 2030 तक हर 7 में से एक वर्कर को शायद पूरी तरह से एक नए करियर में जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऑटोमेशन पारंपरिक नौकरियों की जगह ले लेगा। ये एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इंडस्ट्री भी इस पर काम कर रही है। 71% भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को AI की तैयारी के लिए ट्रेनिंग देने में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठा जा रहा है। कंपनियां खुद आगे आ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सबसे बड़ा एसेट उनके लोग भविष्य के लिए तैयार होने ही चाहिए। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल पर लाकर खत्म करते हैं। भारत अविश्वसनीय तेजी से अपना भविष्य बना रहा है, लेकिन क्या ये एक ऐसा भविष्य बना सकता है जिसमें सब शामिल हों? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही आने वाले दशक को डिफाइन करेगा।